साथियों सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को निशुल्क टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए। अगर आपको दिखने में अगर क्वालिटी सही नहीं नज़र आ रही तो राइट साइड में स्थित क्वालिटी के बटन को दबाएं और क्वालिटी को इंक्रीज करें 720p तक करें। साथियों आपके सिलेबस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है पोसोलॉजी। पोसोलॉजी के अंदर हम देखते हैं विभिन्न प्रकार के टॉपिक नंबर 6 जो आपके सिलेबस के अंदर लिखा हुआ है। तो हम पोसोलॉजी का अध्ययन करते हैं। तो इसे पोसोलॉजी को हमने जैसा पहले पढ़ा डेफिनेशंस में इसे खुराक विज्ञान भी कहते हैं। खुराक को प्रभावित करने वाले अर्थात औषधि कितनी मात्रा में दी जानी है उसको प्रभावित करने वाले विभिन्न प्रकार के कारक क्या देखेंगे हम यहाँ पर। तो सबसे पहला है औषधि देने का तरीका क्या है। औषधि का अवशोषण निम्न क्रम के अंदर होता है। सबसे पहले हम देखें तो सबसे ज्यादा अवशोषण आईवी रूट के अंदर होता है, फिर उसके बाद इनहेलेशन, इंट्रामस्कुलर, इंट्रापेरिटोलियम, सबक्यूटेनियस, फिर इंट्राडर्मल और ओरल। साथियों हम एक टर्म यूज की जाती है बायो अवेलेबिलिटी या जैव उपलब्धता। औषधि का शरीर में या औषधि जो शरीर को दी गई है या शरीर में जो लगाई गई है वह मात्रा जो उसकी रक्त परिसंचरण में पहुंचती है, अर्थात शरीर में जाने के पश्चात औषधि की वह मात्रा जो रक्त परिसंचरण में पहुंच जाए और शरीर पर विभिन्न प्रकार की क्रियाविधि के लिए और कार्य के लिए अगर जो उपलब्ध रहती है वह मात्रा बायो अवेलेबिलिटी कहलाती है। साथियों आईवी रूट के अंदर हम देखें तो डायरेक्ट ही हम सीधे रक्त परिसंचरण तंत्र के अंदर हम दवाई को डालते हैं, औषधि को डालते हैं, इसलिए इसके अंदर उपलब्धता बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है। सो इंट्रामस्कुलर रूट में 100% से थोड़ी सी कम रहती है। आगे हम देखें सबक्यूटेनियस रूट में 100% से कम और ओरल रूट के अंदर हम देखें तो लगभग 80% की बायोअवेलेबिलिटी रहती है। पशु प्रजाति के अनुसार हम देखें तो जुगाली करने वाले जानवरों का जो जुगाली करने वाले पशुओं के अंदर मुंह से दी जाने वाली औषधियां दवाई का प्रभाव कम हो जाता है, क्योंकि रूमन में मौजूद जीवाणु या प्रोटोजोआ उसका किण्वन कर देता है। जबकि नॉन रूमिनेंट या एरूमिनेंट जुगाली नहीं करने वाले जानवरों के अंदर हम औषधि को अवशोषण आमाशय में हो जाता है और वहां पर किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया से किण्वन नहीं हो पाता, इसलिए औषधि अधिक मात्रा के अंदर रक्त परिसंचरण तंत्र में पहुंचती है। आगे हम देखें तो खुराक की मात्रा पर भी निर्भर करता है। खुराक की मात्रा मैग्नीशियम सल्फेट की अगर थोड़ी मात्रा के अंदर से दिया जाए तो ये डायूरेटिक प्रभाव उत्पन्न करता है। अगर थोड़ा सा और अधिक मात्रा के अंदर दिया जाए तो ये परगेटिव प्रभाव या दस्तावर का काम करता है। मैग्नीशियम सल्फेट की और अधिक मात्रा के अंदर दिया जाए तो ये एनेस्थेटिक का कार्य भी करता है। और बहुत अधिक मात्रा में या आईवी रूट से मैग्नीशियम सल्फेट को देने पर यह दहत कर देता है। आगे हम देखें औषधि दी जाने वाले की स्पीड क्या है, गति क्या है। तो सीबीजी कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट को स्लो आईवी देना चाहिए। यदि इसे तेज कर दिया जाता है तो शोक के कारण जानवर की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि कैल्शियम उत्तेजना करता है और उसकी वजह से हार्ट अटैक आ जाता है। औषधि के प्रति सहनशीलता, किसी भी औषधि के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित होने से उस औषधि के प्रभाव शरीर पर नहीं होता। जैसे कि पेट के कीड़े की दवाएं या डीवर्मर पशुओं को बदल बदल कर दी जानी चाहिए, क्योंकि एक प्रकार का डीवर्मर देने पर उस औषधि के प्रति सहनशीलता हो जाती है जिससे वह डीवर्मर काम नहीं करता, इसलिए विभिन्न प्रकार के डीवर्मर बदल बदल कर दी जाना चाहिए। आगे बात करें प्रतिगणना या इसे हम अंग्रेजी में आइडियोसिंक्रेसी कहते हैं। कभी कभी कोई पशु किसी विशेष औषधि के प्रति संवेदनशील होता है, जबकि उसी प्रजाति के दूसरे पशु उस औषधि के प्रति कोई संवेदनशीलता नहीं दर्शाते। अर्थात किसी पर्टिकुलर किसी स्पीसीज के एनिमल के अंदर किसी औषधि के प्रति एलर्जी भी हो सकती है। साथियों अगला देखें तो प्लेसिबो, यह एक अक्रिय पदार्थ होता है जिसमें किसी प्रकार के औषधीय गुण नहीं होते, परंतु इसका उपयोग औषधि बनाकर करते हैं। यह उन व्यक्तियों में काम आता है जो कि ये समझते हैं केवल औषधि से ही उनकी बीमारी ठीक हो सकती है, उनके लिए प्लेसिबो काम है। साथियों आपके सिलेबस का अगला टॉपिक हम देखें तो है सारी औषधियां, धातुएं व अमोनिया। आपका अगर हम सिलेबस देखें तो उसके अंदर अ, एक मैटर मेडिका के अंदर अल्कली मेटल्स एंड अमोनिया, अल्कली अर्थ मेटर यानी क्षारीय मृदा धातुएं, भारी धातुएं, मेटलॉइड्स, नॉन मेटल हेलोजेंस इत्यादि आपके टॉपिक में मटेरिया मेडिका के सिलेबस में दिए हैं। साथियों इन सभी बिंदुओं का अपन एक एक बार अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सारी औषधियां। साथियों यहाँ सार संक्षेप में इसे मैंने समझाया है और इसको आप एक बार अध्ययन करेंगे तो आपके सिलेबस के लगभग सभी क्वेश्चन इस पे कवर हो जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो है साथियों ये साधारण नमक या इसे NaCl के नाम से भी हम जानते हैं, साधारण नमक है। किस में पाया जाता है तो हम देखते हैं DNS के अंदर, डेक्सोज नॉर्मल सेलाइन के अंदर ये 0.9% होता है।
9 ग्राम 1000 ml के अंदर, तो 0.9% हो गया। 30 से 60 ग्राम प्रतिदिन इसकी आवश्यकता होती है। नमक की भूख बढ़ाने के लिए उपयोगी होता है। पाइका रोग के अंदर उपयोगी होता है। सिल्वर नाइट्रेट के विषैलापन के अंदर एंटीडोट के रूप में काम करता है, क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट अगर किसी जानवर का सिल्वर नाइट्रेट का विषैलापन हो गया हो तो उसके अंदर सोडियम क्लोराइड उसे दिया जाता है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड से क्या कर ये सिल्वर क्लोराइड बना लेगा, एंटीडोट के रूप में काम आएगा। आगे हम देखें तो सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट दस्तावर का काम करता है। इसे साधारण नाम जो है Na2SO4 और ग्लोबल साल्ट भी इसको हम कहते हैं। आगे हम देखें तो दस्तावर होता है इम्पेक्शन ऑफ इंटेस्टाइन, अर्थात आंत के अंदर अगर फंस जाती है, आंत के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, तो यह दस्तावर के रूप में काम करता है। कार्बनिक अम्ल व सीसा के विषैलेपन की स्थिति के अंदर भी सोडियम सल्फेट दिया जाता है। जब हम टॉक्सिकोलॉजी पढ़ेंगे तब इसका वापस से अध्ययन करेंगे। सोडियम सल्फेट का उपयोग सीसा के विषैलेपन के अंदर और कार्बनिक अम्ल के विषैलेपन की स्थिति में भी किया जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बछड़ों के अंदर सिंग रोधन या डी बडिंग करने के काम आता है। 2 सप्ताह से कम के बछड़ों के अंदर यह डी बडिंग के लिए उपयोगी रहता है। सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट एक परजीवी नाशक पट्टी बनाने के लिए, पैरासाइटिक ड्रेसिंग करने के अंदर ये बहुत उपयोगी होते हैं। इनसे परजीवी समाप्त हो जाते हैं। आगे हम देखें सोडियम बाइकार्बोनेट, वेरी इंपॉर्टेंट है। सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग एंटासिड के रूप में अम्लीयता को खत्म करने के लिए काम में लिया जाता है। आगे देखें सोडियम साइट्रेट। डायूरेटिक्स होते हैं, अर्थात मूत्र निष्कासन का काम करते हैं और एंटीकोगुलेंट का रूप में भी काम में आते हैं। सोडियम साइट्रेट का उपयोग डायूरेटिक अर्थात ऐसे पदार्थ जो कि मूत्र निकालने में मदद करते हैं, मूत्र को बाहर निकालते हैं, और एंटीकोगुलेंट के रूप में भी काम में आते हैं, अर्थात रक्त का थक्का जमाने को प्रमोट करते हैं, रक्त का थक्का जमाने से रोकते हैं। रक्त का थक्का जमाने से ये सोडियम साइट्रेट रोकने का काम करता है। सोडियम थायोसल्फेट, इसे हम हाइपो भी कहते हैं। सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3 5S2 के रूप में पाए जाते हैं और ये साइनाइड विषाक्तता के अंदर बहुत उपयोगी होते हैं। टिम्पनी और एंटी जाइमोटिक का कार्य करते हैं। टिम्पनी के अंदर भी इन्हें दिया जाता है। एंटी जाइमोटिक से अर्थ है ऐसे पदार्थ जो कि एंजाइम का विरोध करते हैं, जिसकी वजह से गैस पैदा करने वाले प्रोटोजोआ एवं बैक्टीरिया समाप्त हो जाते हैं, उनसे निकलने वाले एंजाइम समाप्त होते हैं। तो ये टिम्पनी और एंटीजाइमोटिक के रूप में काम करते हैं। साइनाइड विशेषता के अंदर भी सोडियम थायोसल्फेट उपयोगी है। फिर आगे देखें कास्टिक पोटाश, तो ये भी सींग रोधन के अंदर उपयोगी है। हमने देखा सोडियम हाइड्रोक्साइड भी सींग रोधन के अंदर काम में आता है। फिर आगे देखें तो पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट जिसे शोरा कहते हैं, इसे नौसादर के साथ मिलाकर सूजन वाले स्थान पर लगा दिया जाता है, जिससे सूजन उतर जाती है और ये एक तरह से दर्द निवारक का काम भी करते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट एक मूत्र निष्कासक के रूप में डायूरेटिक के रूप में भी काम लिया जाता है। इसी तरह से हम देखें कि पोटेशियम एसीटेट, ये भी मूत्र निष्कासक के रूप में डायूरेटिक के रूप में काम आता है और बुखार निवारक अर्थात यह एंटीपायरेटिक का काम करता है। कफ के गाढ़ेपन को कम करना व एक्सपेक्टोरेंट के रूप में भी काम आता है। ये एक तरह से एंटीट्यूसिव ड्रग का काम करता है, जो कि कफ जो कि गाढ़ा हो जाता है उसको इसे ढीला करता है। एक्सपेक्टोरेंट के रूप में ये कफ को बाहर निकालने का काम भी करता है। आगे देखें पोटेशियम परमोनेट, यह सबसे सामान्य रूप से किसी भी वेटनरी हॉस्पिटल में या वेटनरी में काम लिए जाने वाला एंटीसेप्टिक है। एफएमडी, रिंडरपेस्ट, स्टोमेटाइटिस सभी बीमारियों के अंदर पोटेशियम परमोनेट के घोल से सफाई की जाती है, घावों को धोया जाता है, छालों को साफ किया जाता है। पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड आगे हम देखें, जिससे पोटेशियम आयोडाइड, इससे लुगोल्स आयोडीन का निर्माण होता है, टिंचर आयोडीन का निर्माण होता है, ऑइंटमेंट ऑफ आयोडाइन, ये सभी पोटेशियम आयोडाइड से निर्मित होते हैं। पोटेशियम आयोडाइड मुख्य रूप से बीमारियां जिनमें काम आता है वो है एक्टिनोमाइकोसिस, एक्टिनोबैसिलोसिस, सीरस कोड इन्फेक्शन इत्यादि बीमारी के अंदर पोटेशियम आयोडाइड बहुत उपयोगी है। एक्टिनोमाइकोसिस और एक्टिनोबैसिलोसिस, ये बीमारियां लंपी जॉ और वुडन टंग, इन सभी के अंदर ये बहुत काम में आता है और एकमात्र इलाज का तरीका है सीरस कोड इन्फेक्शंस, इनके अंदर पोटेशियम आयोडाइड उपयोग में आता है। आगे हम देखें तो अमोनियम क्लोराइड, जिसे हम नौसादर कहते हैं, यह ब्रोंकाइटिस के अंदर बहुत उपयोगी है। इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकस यानी श्वसन तंत्र पे काम करने वाली प्रमुख औषधि है। यह कफ निकालने का काम करता है, इसलिए ये एक्सपेक्टोरेंट भी कहलाते हैं।
एस्काइटिस के इलाज और सूजन को उतारने के अंदर बहुत शरीर के अंदर पानी भर जाने पर, जिसे एस्काइटिस कहते हैं, के इलाज में और सूजन को उतारने में, लीवर के डिसफंक्शन होने पर ये नौसादर बहुत अधिक उपयोगी होता है।